कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे कॉन्सेप्चुअल्स जस्ट बुक खोल लीजिए, जो सॉल्विंग वाले होंगे सॉल्व करके करेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्या थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डी एस, उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या कहती है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल है वो किसके बराबर हो जाता है? चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका ये फ्लक्स का सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल्स होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। कब होता है पॉजिटिव? अगर पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड हो, मतलब जो फ्लक्स सरफेस को लीव करता है वो क्या लेते हो? पॉजिटिव। जो फ्लक्स सरफेस में एंटर करता है वो क्या लेते हो? नेगेटिव। याद है ये बातें? और अगर चार्ज एनक्लोज ना हो तो फ्लक्स क्या होता है? जीरो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सामने है, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गॉसियन सरफेस फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। एक इमेजिनरी सरफेस आप लेते हो। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। याद है ये बात? सेकेंड, if Coulomb's law involved 1 by r cube dependence, would Gauss law be still hold? नहीं। जब आप गॉस थ्योरम प्रूव करते हो तो उसमें क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन ds होता है, e इंटीग्रेशन ds। e को लिखते हो q by 4 by epsilon naught r स्क्वायर, और अगर वो r स्क्वायर की जगह r क्यूब हुआ तो डिनोमिनेटर में r बच जाएगा, तो गॉस थ्योरम नहीं चलेगी। तो गॉस थ्योरम तब होल्ड नहीं करेगी अगर 1 by r क्यूब की डिपेंडेंस हो। 2-3 बार पूछा गया ये एग्जाम में। Electric flux through a closed surface is zero. What do you mean by it? It means the net charge enclosed by the surface is zero. Net word use करना जरूरी है। Total charge, सिर्फ charge enclosed नहीं, total charge यानी net charge enclosed by the surface is zero. अगर electric flux है zero. Fourth पे आ जाओ, does the charge outside the Gaussian surface contribute to the total electric flux? नहीं। फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ड्यू टू चार्ज विच इज नॉट एनक्लोज्ड, उसकी वजह से कोई भी ओवरऑल फ्लक्स नहीं होता। फिफ्थ, स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोजेस अ चार्ज Q। एक स्फीयर है S1, इसके पास है चार्ज Q। If there is another concentric sphere S2 of radius R2, एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपने कंसिडर किया, स्फीयर S2 रेडियस R2, सो एंड देयर इज नो एडिशनल चार्ज बिटवीन S1 एंड S2, बीच में और कोई चार्ज नहीं है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, S1 से फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 से फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इजंट इट? वही चार्ज है दोनों में, बीच में कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। सो आपके पास S1 और S2 के फ्लक्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। क्या ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट कैन यू से अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ओवरऑल डाइपोल, ये एक सरफेस है, इसमें एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। टोटल चार्ज कितना हुआ? जीरो। टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो। फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर? क्योंकि फ्लक्स के लिए आप क्या लेते हो? टोटल इनक्लोज चार्ज। तो एक डाइपोल का टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो। जितना उसके पास पॉजिटिव है उतना ही उसके पास नेगेटिव है। ठीक है। आ जाते हैं सेवेंथ पे। रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। नाउ प्लेन शीट जो है, प्लेन शीट अगर आपके पास थिन शीट होगी, थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट अगर होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस हो, इट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। आर की कुछ भी वैल्यू हो, ई हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर? ये हो गया नंबर 7। आ जाते हैं 8th पे। प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आर केप्ट इन एयर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड बी? एक प्लेन शीट है प्लस सिग्मा, एक ये शीट है, कुछ नहीं बोलेगा, थिन शीट लोगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बात करनी है। बी पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो प्लस की वजह से रिपल्सिव, माइनस की वजह से अट्रैक्टिव।
सो बी पॉइंट पे हो गया E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बी पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो प्लस की वजह से रिपल्सिव, माइनस की वजह से अट्रैक्टिव, दोनों बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही लेते हो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साइडों में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in figure. What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? So S1 से फ्लक्स कितना पास होगा? अगर मैं S1 से फ्लक्स बोलूंगा, S1 से फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और S2 से फ्लक्स कितना होगा? चार्ज एनक्लोज कितना है? 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स S1 और फ्लक्स S2 का रेशियो कितना हो गया? 1:3। क्या ये बात क्लियर है? टोटल चार्ज एनक्लोज का रेशियो देखोगे तो आंसर हो गया 1:3। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड S1 इन एयर इंस्टेड ऑफ एयर? तो फ्लक्स अगर आपने यहां पे मीडियम बदल दिया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लोगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, चार्ज एनक्लोज्ड बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/5 ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इट बिकम्स 1/5 ऑफ ओरिजिनल। क्लियर है बात? समझ में आ गई? 1/5 हो गया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। 5 टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक। अगला, पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्क्वायर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामने समझो। सपोज आपके पास ये एक स्क्वायर सरफेस है, ये एक स्क्वायर सरफेस है। इस स्क्वायर सरफेस पे स्क्वायर सरफेस के सेंटर के ऊपर यहां पे आपने एक क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसको क्यूबॉइड को पूरा बना देता हूं, इमेजिनरी मान लिया। अगर इसको इमेजिनरी मान लो तो ये इसके बिल्कुल मिडिल में क्यू चार्ज है, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो एक फेस से कितना जाएगा? 1/6। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस वन सिक्स्थ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल 6 फेसेस होते हैं। क्लियर? समझ में आया? यही चीज बोली होगी यहाँ पे। वी कंस्ट्रक्ट अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, दिस चार्ज विल बी एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर पे होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? अब इसमें ना कई सिचुएशंस भी आ जाती हैं। कई बार ऐसे बोला होगा, जैसे आपको बोला कि आपके पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब के एक फेस के मिडल में, यहां पे इस फेस पे मिडल में यहां पे एक चार्ज है क्यू। बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? अगर आप अब एक इमेजिनरी क्यूब इसके साथ में कंसिडर कर लो, सो दोनों के पास बराबर जाएगा,
तो 1 से कितना जाएगा, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ इधर हाफ इधर, एक फेस के कॉर्नर मिडल में है ना। अब सपोज करो क्वेश्चन आया, और ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, कहता है कि एक क्यूब है, उसके यहां पे चार्ज पड़ा है। अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, सोचो। फ्लक्स चारों तरफ जाएगा इसका, 3 डायमेंशंस में चारों तरफ। इस क्यूब से कितना पास होगा, साइडों में, ऊपर भी, क्योंकि एक कॉर्नर है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 से कितना जाएगा, 1/8। क्योंकि देखो अब इसके साथ में अगर मैं कंसिडर करता हूं, एक क्यूब मैंने ये कंसिडर किया जो इसके आगे है, बना देता हूं, डार्क कर देता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। एक इसके बराबर में कंसिडर कर लो, एक इसके आगे कंसिडर कर लो, कितने हो गए, 4 बन गए, और 4 इसके ऊपर कंसिडर कर लो। गलत बन गया, हाँ जी ठीक है। तो ये इन 8 के बिल्कुल मिडल में हुआ कि नहीं हुआ, तो 8 के एक मिडल में हुआ, तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने वो पढ़ा है, सॉलिड स्टेट, ये वो उसका कॉन्सेप्ट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एज सेंटर्ड क्यूबिक, ये वो है। अब सपोज करो, एक और आंसर करो, सपोज ऐसा हो, जो चार्ज है वो यहां पे पड़ा है, अब कितना होगा, इस क्यूब से कितना पास करेगा, इसके साथ में कितने कंसिडर कर सकते हो कि ये इसके चारों तरफ का कवर हो जाए, एक इसके बराबर में और 2 ऊपर, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा ना। 4 में टोटल फ्लक्स जाएगा, तो 1 से कितना जाएगा, 1/4 टाइम्स टोटल। तो इसके पड़ोस में एक कंसिडर करो, इसके पड़ोस में एक कंसिडर किया, एक ऊपर कंसिडर किया, एक उसके साथ में कंसिडर किया। सो अब इससे कितना पास हो जाएगा, एक फेस से कितना जाएगा, q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स में भी मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये है आपका इस टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। वो हाँ नहीं, क्यूब के लिए ही होगा, क्यूब के लिए आएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच एनक्लोजेस अ इलेक्ट्रिक डायपोल? 0। इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स इतना इतना रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इजी क्वेश्चन है, पर ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया। इजी है पर एग्जाम में काफी बार आया। 12th क्या कह रहा है? 12th टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट A0 एंड 4A0। ये पॉइंट है A0, ये पॉइंट है 4A0। यहां पे चार्ज है -2q और यहां पे है +q। What is the electric flux through these charges through a sphere of radius 3a with center at origin? Center at origin 3a रेडियस यहां से पास होगा, तो एंक्लोज चार्ज सिर्फ यही हुआ, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? -2q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिर्फ एंक्लोज चार्ज लेना होता है। ठीक है, अगला
charge q is placed at the center of the cube of side L. What is the electric flux passing through each phase? 1/6. वही वाला केस हो गया. क्यूब है, अब क्यूब के मिडल में आपने एक चार्ज को रख दिया, क्यूब के मिडल में एक चार्ज को रख दिया, तो एक फेज से कितना फ्लक्स जाएगा? 1/6 ऑफ टोटल, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, a charge q is placed at the center of the cube of side L. What is the electric flux? ये तो रिपीट हो गया शायद. 13th. ओके, रिपीट क्वेश्चन है 14th. नहीं, what is the electric flux passing through two opposite faces? ओके, दो opposite faces. तो एक फेज से q by 6 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे फेज से भी कितना हुआ? q by 6 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो गया? q by 3 एप्सिलॉन नॉट. अब इसमें फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि एक नीचे एक ऊपर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा. सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड से लीविंग फ्लक्स होगा. अगले पे आ जाओ. फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस, इतना इतना इतना. व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स कितना होगा? चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया? प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस 2q माइनस q, टोटल कितना हो गया? प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है 15 तक? ऑनलाइन 15 तक किसी को कोई डाउट बेटा? आपको किसी को डाउट है 15 तक? आ जाते हैं नेक्स्ट 16th. 2 protons इतना इतना are placed between the two parallel plates having a potential difference V as shown in figure. Protons experience equal or unequal force. अब दो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड between plates is uniform. होती है कि नहीं होती? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. देयरफॉर फोर्स ऑन प्रोटॉन्स विल बी इक्वल. दोनों प्रोटॉन्स पे फोर्स क्या होगी? बराबर होगी. क्लियर? क्योंकि Q इंटू E सेम होगा ना दोनों का. 17th, a particle of mass इतना is kept over a large horizontal sheet. ध्यान दीजिएगा, 17th क्या कह रहा है? A particle of mass इतना is kept over a large horizontal sheet of charge density इतना. ये एक शीट है, इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर. एक पार्टिकल को यहां पे आपने रखा हुआ है, एक पार्टिकल को आपने यहां पे रखा है, उसका मास दिया हुआ है. What charge should be given to the particle so that if released it doesn't fall? फॉल करने के लिए क्या होगा? इस पे वेट लगेगा, नीचे बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. फॉर पार्टिकल टू नॉट फॉल, weight must be balanced by force due to field. जो फील्ड की फोर्स है वो वेट को क्या करेगी? बैलेंस करेगी. जो फील्ड की फोर्स है वो वेट को क्या करेगी? बैलेंस करेगी. तो mg जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? QE के. यहां तक बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है? Q इंटू E. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? प्लेट की बात की, थिन शीट के लिए, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो mg किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. निकालना क्या है आपको? व्हाट चार्ज? Q निकालना है. 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय सिग्मा. 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय सिग्मा. सो 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12. मास कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁻5. g की वैल्यू 9.8. सिग्मा 5 × 10⁻5. अच्छा, 9 × 10⁻5 नहीं होगा क्योंकि वो ग्राम में, kg में चेंज करोगे. 9 × 10⁻8 divided by sigma which is 5 × 10⁻5. कैलकुलेट हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा. लॉजिक समझ में आया? कोई चीज है हवा में नीचे गिरेगी, गिरने से कौन रोकेगा? कोई ना कोई रिपेल करना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे,
नीचे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तभी ऐसा होगा। वेट को है बैलेंस करना पड़ेगा, तो mg को कौन बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। आप इक्वेट करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर सबको? यहां तक आ जाते हैं 18th पे। गिवन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 18th क्या कह रहा है, 18th कह रहा है गिवन अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, एक प्लेन शीट है, इसका सिग्मा दिया हुआ है 2 × 10⁻17 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द शीट ऑन द लेफ्ट साइड। 5 मिलीमीटर बड़ा पास होगा, यहां पे निकालना है पॉइंट ए पे, ए पास में ही है ना, ए ओके। ऑन द लेफ्ट साइड बोला है, ऑन द लेफ्ट साइड, इस साइड बहुत पास है। फॉर ए शीट विल बिहेव एज इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, 2 × 10⁻17 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। 2 से 2 कट गया, रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आई यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड पार्ट, गिवन अ स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स x, y एंड z प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज शीट। अब देखो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर और हमने 50 सेंटीमीटर दूर रखा। इस पॉइंट के लिए तो ये बड़ा फाइनाइट होगी ना। अब ये अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बहुत दूर पॉइंट ले लेता हूं तो इसके लिए तो ये एंगल कम बनेगा, तो इसके लिए तो ये फाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। खुद सोचो, ये पेन है, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए पेन की फाइनाइट लेंथ है। अगर मैं इसी पॉइंट को यहां ले लूं बिल्कुल पास, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो बहुत ऊंचा हो गया ना ये, एक चींटी के लिए, तो ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। सो जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वो फाइनाइट लेंथ हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज शीट ऑन द राइट साइड, एट विच ऑफ दिस पॉइंट द फील्ड ड्यू टू शीट रिमेन द सेम एज द पॉइंट ए। आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली फॉर y फील्ड रिमेन सेम। पर ज्यादा फर्क इसमें भी नहीं, कम तो होगा ही होगा। बट अगर y और x और z की बात करूंगा, आप खुद सोचो, ये है x, यहां पे हो गया ना पॉइंट, इसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, इसके बिल्कुल सामने हो गया। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऊपर भी और नीचे भी। इस पॉइंट के लिए सामने और नीचे फील्ड है, ऊपर तो है ही नहीं ना चार्ज, ऊपर शीट में तो है ही नहीं चार्ज। तो y और z के लिए, x और z के लिए, x और z के लिए ये इनफाइनाइट की तरह काम नहीं करेगा। बस यही बताना है। वैसे तो तीनों के लिए नहीं करेगा, बट अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो y के लिए फिर भी हो जाएगा, होगा उसके लिए भी नहीं, क्योंकि उसके लिए वो फाइनाइट शीट की तरह काम करेगा। बट स्टिल उससे तो, इन दोनों से तो बेटर ही है। तो x और z के लिए क्या होगा, x और z के लिए वो सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे और ऊपर, इसीलिए वो इनफाइनाइट की तरह काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट इनटू मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट इनटू मीटर। कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करोगे, वो सबकी वजह से होती है। फ्लक्स, ओवरऑल फ्लक्स टोटल चार्ज की वजह से नेट देखते हैं। बट अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड तो इस प्लस Q1 की भी होगी, इस प्लस माइनस Q1 की भी होगी। ओवरऑल भले ही जीरो हो जाए, बट होगी तो दोनों की वजह से। सो फील्ड की बात करिए, Q2 नहीं, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस नहीं, ऑल द चार्जेस, सी ऑप्शन, सारे चार्जेस की वजह से फील्ड होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। पॉजिटिव चार्ज की बात की तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, तो फ्लक्स कितना होगा
प्लस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही पूछा है, तो एप्सिलॉन की पावर -1। इन अ सिस्टम n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन अ क्लोज सरफेस, द वैल्यू ऑफ इमर्जेंट फ्लक्स, आंसर क्या होगा 0। जितने मर्जी डाइपोल रख दो, सारे डाइपोल्स का टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा 0, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इज 10 न्यूटन पर कूलम। सरफेस पे 10 न्यूटन पर कूलम है, मतलब k क्यूब है रेडियस का स्क्वायर, 10 न्यूटन पर कूलम है, एंड इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एट द सेंटर निकालना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है 0 होती है, रेडियस कुछ भी हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से क्या होती है 0। याद है बात? अंदर कहीं पे भी निकालना हो, ये ऐसे बनता है ना ग्राफ, इंदर इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ 25th पे। The surface densities on the spheres of two charged spherical conductors of radii r1 and r2 are equal. Surface densities equal दिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर दिया हुआ है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर दिया है। सिग्मा 1 क्या हो गया q1 बाई 4 पाई r1 स्क्वायर, सिग्मा 2 हो गया q2 बाई 4 पाई r2 स्क्वायर। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस, तो चार्ज का रेशियो निकाल लो यहां से, ये हो गया r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, रख लो संभाल के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो E1 बाई E2, ये होगा k q1 बाय r1 स्क्वायर अपॉन k q2 बाय r2 स्क्वायर। k कट गया, r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर इंटू q1 बाई q2। q1 बाई q2 क्या है r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, सो r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। आंसर कितना आया 1:1। क्या ये समझ में आता है? आपको सरफेस डेंसिटी सेम दी है, सरफेस डेंसिटी को इक्वेट किया, चार्ज का रेशियो निकाल लिया, चार्ज का रेशियो निकाल के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ऑनलाइन किसी को दिक्कत 25 तक? 26 पे आ जाए। 26 कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, इज 0 इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर, 0 इनसाइड एंड आउटसाइड। और देखते हैं मैक्सिमम इनसाइड द स्फीयर एंड 0 आउटसाइड नहीं, 0 इनसाइड द स्फीयर एंड डिक्रीजेस आउटसाइड द स्फीयर विद इंक्रीज इन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहिए। करेक्शन करो इस क्वेश्चन में, करेक्शन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इधर भी फील्ड होना चाहिए, करेक्शन कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, अगला, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इज r and the charge q is placed at the center of the hollow sphere. Radius of the sphere becomes half and charge also becomes half, then the value of the emergent flux. emergent flux जो होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज कौन सा हुआ। चार्ज आपने क्या किया, चार्ज आपने हाफ कर दिया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि साइज कितना है, साइज बड़ा हो छोटा हो दैट डजंट मैटर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, हाफ। पहले कितना था q बाई एप्सिलॉन नॉट, अब कितना हो जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से फ्लक्स कितना हो जाएगा, आधा। क्लियर यहां तक बात? श्योर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, पहले वाले में q बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में q बाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरे में q बाई एप्सिलॉन नॉट, चौथे में q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द सरफेस, साइज ऑफ द सरफेस, चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है। सेम फॉर ऑल द चार्जेस, ऑल द फिगर्स। ठीक है, सबके लिए क्या होगी, सेम होगी। फिगर का कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, चार्ज एनक्लोज सेम है तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। 29th, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्लीज पे अटेंशन। 5 charges Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their positions. ये आपको सामने दिख रहा है, as shown in figure. S is the Gaussian surface. Integral E dot ds q by epsilon naught होता है. Which of the following statement is correct? Electric field on the left hand side of the above equation
विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q4, Q5। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होती है। ओवरऑल कैंसिल हो जाए दैट्स अ सेपरेट इशू, बट फील्ड सबकी वजह से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होती है, और Q जो होगा वो सिर्फ कौन सा चार्ज होता है? एनक्लोज चार्ज। तो पहले में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q4 एंड Q5, एंड Q ऑन द RHS विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q3। ये गलत है क्योंकि सबकी वजह से फील्ड होगी। बी पार्ट, E on the left hand side of the above equation will have contribution from all the charges, while Q on the RHS will have the contribution from Q2 and Q3। perfect। enclosed charge की वजह से फ्लक्स होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होती है। ओवरऑल इफेक्ट चाहे जो मर्जी हो, पर फील्ड सबकी वजह से काउंट होती है। बी होगा आंसर। आगे पढ़ लो, E on the left hand side will contribution from and Q1, Q4, Q5 नहीं, बाकी तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट 30th, इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका? इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? टोटल चार्ज एनक्लोज क्या होगा? 0, यानी टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू 0 ओवर अ क्लोज सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0। फील्ड नहीं, फ्लक्स की बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, गलत, फ्लक्स की बात करता है ये। See, number of electric flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving the surface, क्योंकि total flux 0 हो जाएगा, जितना entering होगा उतना leaving भी होगा। All charges must necessarily be outside the surface। नहीं, गलत, करेक्शन करो, सी आंसर है इसका सिर्फ, क्योंकि all charges must necessarily be outside the surface नहीं होगा। नेट चार्ज 0 होना चाहिए, अंदर डायपोल हो सकता है। ठीक है, तो सी आंसर होगा सिर्फ। ठीक है, समझ में आ गई? 30th में करेक्शन कर लीजिए, सी आंसर है सिर्फ। 31st, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, इंटीग्रल E डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी सरफेस। अच्छा, अगर चार्ज एनक्लोज्ड ही ना हो तो होगा 0 फॉर एनी सरफेस। गलत बोला मैंने, ये सरफेस बना लिया, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, फ्लक्स तो 0 होगा ना, तो फ्लक्स 0 हो सकता है, तब भी हो सकता है। इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। बिल्कुल ठीक, आउटसाइड होगा तभी 0 होगा। इनसाइड अब कुछ भी आएगा, नेगेटिव तो है नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, इनसाइड आते ही स्यापा पड़ जाएगा। सी पार्ट, अच्छा इसमें मल्टीपल है। सी पार्ट, इंटीग्रल E डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, नहीं डिफाइंड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एरिया पता है। इंटीग्रल E डॉट डी एस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल E डॉट डी एस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट if charges of magnitude Q were inside the surface D। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? पहले ऑप्शन में आपको बोला इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 फॉर एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे इंटीग्रल E डॉट डी एस 0 होगा, 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। वो तब नहीं होगा ना जब चार्ज एनक्लोज है। अगर चार्ज ही एनक्लोज ना हुआ फिर तब तो 0 हो सकता है ना। नेक्स्ट 32, consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point of the configuration. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable। मैं इस पे ना स्टार मार्क कर रहा हूं, ये इस बार के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस बार एग्जाम के लिए। इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं, ध्यान दो इधर। कह रहे हैं कंसिडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट। नल पॉइंट पे प्लेस किया मैंने उसे ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। ये शो करना है कि पक्का पक्का अनस्टेबल होगा। मान लिया कि स्टेबल होगा, मान लिया कि स्टेबल होगा। देखो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। सपोज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट नल पॉइंट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लिया कि वो स्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हर तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हर तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अगर मैं राइट गया तब भी लेफ्ट में रिस्टोर होगा, लेफ्ट गया तो राइट में रिस्टोर होगा, आगे गया तो पीछे रिस्टोर होगा, पीछे गया तो आगे रिस्टोर होगा, राइट। अगर हर तरफ रिस्टोरिंग फोर्स होगी मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आके उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां पे कन्वर्ज करती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां पे कन्वर्ज करती हैं? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज करती हैं,
मानते हो कि नहीं? अब इसमें आपको क्या बोल रहा है? कंसिडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब नल पॉइंट, आप वहां पे नल पॉइंट है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कन्वर्ज कर रही है, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव Q बाय एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे क्या बोला है? इक्विलिब्रियम है, मतलब वह नल पॉइंट है। ध्यान देना, force towards the null, the test charge displaced slightly in any direction will experience restoring force towards the null point. That is, all field lines near the null point should be directed towards the null point. This indicates that there is a net inward flux of electric field through a closed surface around the null point, right? But Gauss theorem ने क्या बोला कि flux of electric field through a surface enclosing no charge, वो क्या होना चाहिए? जीरो। वहां पे कोई चार्ज थोड़ी ना पड़ा है, क्या वहां पे चार्ज पड़ा है? मैं था चार्ज, टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस हुआ, वापस धक्का मिला, इधर टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस हुआ, वापस धक्का मिला, तो हर तरफ से अगर उसे वापस धक्का मिलेगा, हर तरफ से अगर उसे वापस धक्का मिलेगा, सो ओवरऑल फोर्स कहां एक्ट करेगी? सेंटर की तरफ। ओवरऑल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्लोज, वहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट वो तो नहीं है ना, वहां नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब ओवरऑल फ्लक्स भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत थी, हमारी सपोजिशन गलत थी, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे वो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी एक ओरिएंटेशन में स्टेबल हुआ तो दूसरे में पक्का अनस्टेबल होगा, तो ओवरऑल उसको क्या बोलते हो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बार इसका प्लीज पूरा आंसर पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट 33rd, show that electric field for the same charge density sigma is twice in case of conducting plate or surface than in a non-conducting sheet। ये मजेदार क्वेश्चन है, ये अभी 2025 के बोर्ड के पेपर में आया था, जो भी हुआ है उसके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ध्यान से सुनो, कह रहा है शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज ट्वाइस इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट और सरफेस देन इन नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट में आप उसको एक शीट में चार्ज कंसिडर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग में आप वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है, तो दोनों साइड जाएगा, दोनों साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो थिक शीट की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो क्या हो गई? डबल। वो क्या हो गई? डबल, प्रोवाइडेड दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों में टोटल चार्ज सेम नहीं है, दोनों का क्या सेम है? सिग्मा सेम है। तो वही बोला, फॉर अ कंडक्टिंग प्लेट द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट is given by sigma by 2 epsilon naught thin sheet के लिए। However, since the field lines due to the charges on both the side add up, तो total कितना हो जाएगा? sigma by epsilon naught। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो एक ही प्लेट की तरह काम करेगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज फर्स्ट केप्ट टू द लेफ्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल इज फर्स्ट केप्ट टू द लेफ्ट and then to the right of a negatively charged infinite plane sheet having uniform surface density। ये एक यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी है। एक डायपोल को पहले आपने लेफ्ट में रखा, एक फिर बाद में क्या रखा? राइट पे रखा। The arrows P1 and P2 show the directions of its electric dipole moment in two cases। दोनों केसेस में डायपोल मोमेंट, एक बार इधर है और दूसरी बार इधर है, दोनों डायपोल मोमेंट्स हैं। आइडेंटिफाई फॉर ईच केस whether the dipole is in stable or unstable equilibrium। अब देखो ध्यान से, चार्ज नहीं दिया हुआ, राइट, नेगेटिवली चार्ज बोला है, नेगेटिवली चार्ज शीट है। जब नेगेटिवली चार्ज शीट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसमें इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब ये बताओ हाँ कि ना? तो P1 जो होगा वो डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। P1 केस में डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो वो क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और P2 में डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड हो गई, तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो P1 पोजीशन क्या देगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और P2 पोजीशन क्या देगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये समझ में आता है? आगे क्या बोला? नेक्स्ट द डायपोल इज केप्ट इन अ सिमिलर वे एज शोन नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर
having uniform negative linear charge density, will the dipole be in equilibrium? अब इसी तरह से रखा, एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, अब ये नेगेटिवली चार्ज दे दिया, जब नेगेटिव चार्ज दूंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो जाती है? नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ हो जाती है, Isn't it? ओ, उसकी P2 की डायरेक्शन उल्टी बना दी मैंने, P2 इधर है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, ये होगा तो सेम डायरेक्शन, बट ये जो फील्ड होगी ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्यों होगी? फील्ड क्या होती है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, डायपोल विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। फोर्स तो लगेगी ना, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को रख दो, हर ओरिएंटेशन में फोर्स तो लगेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्क है, तो फोर्स तो होगी ना, तो फोर्स होगी यहां पे, और फील्ड अपना तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, कोई भी ओरिएंटेशन हो। समझ में आ गई बात? तो यही लिखा होगा फर्स्ट पार्ट, P1 is in stable equilibrium, P2 is in unstable equilibrium. Second part, in case of infinite wire, field is not uniform, hence net force will act on the dipole, so not in equilibrium. Stable unstable तो बात की बात है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 35th, in the region where the uniform electric field exists, the net charge within the volume of any size is 0. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे भी आप लूप का वो कंसिडर करो, तो जितनी फील्ड एंटर करेगी उतनी लीव भी करेगी, टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल सही है पहला रीजन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। परफेक्ट, तो A and R both are true and R is the correct explanation of A. 36th, if a dipole is enclosed by a surface, then according to Gauss law electric flux linked with it is 0। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और नेट चार्ज enclosed by the surface is 0, तो इसीलिए वो 0 है, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हो गया? both A and R are true and R is the correct explanation. Electric flux emanating out and entering the closed surface are 8 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power 3 and 2 into 10 to the power minus 3। तो फ्लक्स कितना हो गया? पहला कौन सा है? emanating out, तो पॉजिटिव 8 into 10 to the power minus 3 10 to the power 3, और एंटरिंग वाला नेगेटिव 2 into 10 to the power 3 नेगेटिव का, ये हो गया 6 into 10 to the power 3 वेबर वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इतना, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मे बी अप्लाइड टू वेरीफाई इट, ठीक है, कर सकते हो, गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट 38, on moving a distance 2 times the initial distance away from an infinitely long straight uniform charged wire, the electric field reduces to 1/3 of its initial value. On moving a distance 2 times the initial distance away from an infinitely long straight uniformly charged wire, infinitely long straight uniformly charged wire, on moving a distance 2 times the initial distance, पहले R है, फिर आप 2R चले गए तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3R। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 3 टाइम्स, क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सॉरी 1/3, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/3, बिल्कुल ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation। समझ में आ गई? अगला 39th, the electric flux of the electric field integral E dot dA is 0. The electric field is 0 everywhere wherever the surface, wherever on the surface। नहीं, फ्लक्स 0 होगा तो जरूरी थोड़ा ना फील्ड 0, टोटल फ्लक्स 0 होने का मतलब फील्ड 0 नहीं होता। चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो चार्ज इनसाइड द सरफेस 0 नहीं, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस 0, तो A and R both are false, ठीक है। Last question, 4 point charges Q1, Q2, Q3, Q4 are as shown. Flux over the shown Gaussian surface depends only on the charges Q1 and Q2. Assertion ठीक है,
Q1 Q2 दोनों पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज Q1 Q2, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे होता है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे होता है। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। समझ में आ गए? ये थे इसके कॉन्सेप्चुअल्स। अब आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स इसके प्लीज अटेम्प्ट करो बाय नेक्स्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू।